तो आपका रिजल्ट बुक में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर 3 है और हम लोगों ने जो सीरीज शुरू किया है वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी के सभी बायोलॉजी के टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। अर्थात 6 to 12 तक जो भी मान लीजिए कोशिका पढ़ा रहे हैं तो 6 to 12 तक कोशिका से संबंधित जो भी आयाम होंगे उस सभी को एक जगह हम लोगों ने समाहित किया। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है पीपीटी बनाने में, है ना। उसी तरह आगे पढ़ाएंगे हम लोग उत्तक। तो उत्तक में भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी में उत्तक से संबंधित जितने भी आयाम हैं उसे हम लोग उस चैप्टर में शामिल करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3 है। यह कोशिका के प्रमुख अंगक के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके कार्य। ये हमारा डेली क्लास चलेगा, ठीक है। और ये बायोलॉजी की क्लास है। ये क्लास क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक ही क्लास में आपके सभी डायमेंशन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का ये एनसीईआरटी बैच है। और आप जानते हैं कि विभिन्न एग्ज़ामों में एनसीईआरटी की भूमिका बढ़ती हुई जा रही है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना। उसमें एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने जो बायोलॉजी का सीरीज़ शुरू किया है उसमें 6 to लेकर 12 तक के सभी एनसीईआरटी को हम लोग शामिल करते हुए चल रहे हैं और विथ टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग कोशिका के एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कोशिका झिल्ली पढ़ते हैं, है ना। देखिए कोशिका के अंगक के बारे में पढ़ना है ना। लेकिन कोशिका झिल्ली कोशिका का अंगक नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये कोशिका की बाहरी संरचना है, बीच में केंद्रक होता है ना। मतलब कोशिका का अंगक नहीं है, ये कोशिका के भाग हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली कैसे क्या होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कल मैंने बताया था कि कोशिका के कितने भाग हैं। एक है कोशिका झिल्ली, दूसरा है केंद्रक और तीसरा है कोशिका भित्ति। ये 3 भाग है, ये कोशिका के भाग हैं। इसे मैंने कल पढ़ा दिया था, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से शुरू कर देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो कोशिका के अंगक पढ़ने से पहले कोशिका के भाग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली, ये जो कोशिका झिल्ली है यहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए इस तरह से कोशिका झिल्ली आपको दिख रही है। ये कोशिका झिल्ली जो होती है ये दोहरी आवरण की बनी होती है। दोहरी आवरण की बनी होती है। ये कोशिका झिल्ली जो होती है यह एक तत्व से बनी होती है, पदार्थ से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन। ये क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली चाहे वो पादप की कोशिका झिल्ली हो चाहे वो जंतु की कोशिका झिल्ली हो, ये दोहरी झिल्ली है, ठीक है। दोहरी झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका को घेरे हुए रहती है और कोशिका को एक आकार प्रदान करती है। देख रहे हैं यहाँ कोई गोल आकार प्रदान करती है तो कभी षष्ठभुज आकार प्रदान करती है ना। ये कोशिका झिल्ली का कार्य है। और कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। अभी कोशिका झिल्ली क्या करता है? देखिए ये दोहरी झिल्ली है। कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर आने देता है और कुछ पदार्थों को अंदर आने से रोक देता है। उसी तरह कोशिका झिल्ली क्या करती है? कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है ना, और कुछ पदार्थों को बाहर जाने से रोक देती है। इसका मतलब कोशिका झिल्ली क्या है? चयनात्मक पारगम्य है। चयनात्मक पारगम्य मतलब जो आसानी से आने जाने दे, लेकिन चयनात्मक मतलब कुछ चीज़ों को आने देती है और कुछ चीज़ों को रोक देती है। कुछ चीज़ों को जाने देती है तो कुछ चीज़ों को रोक देती है। इसी को बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य। तो फिर से कोशिका के भाग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली कैसी होती है? दोहरी आवरण होती है।
ये क्या करती है? ये कोशिका को आकार देती है, कोशिका को सहारा प्रदान करती है। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह चयनात्मक परागम में होती है। ठीक है, ये हो गया। अभी वही बताया, यह केवल विशिष्ट पदार्थों जैसे जल, ऑक्सीजन को ही अंदर बाहर आने देती है, तो मतलब चयनात्मक परागम में है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं केंद्रक में। देखिए, ये है कोशिका हमारा, और ये कोशिका का जो बीच वाला पार्ट है ये केंद्रक है। तो केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंगक है। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, मस्तिष्क। ठीक है, केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं? मस्तिष्क। देखिए बीच वाला भाग जो है यही केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक है। सभी समस्त जैविक क्रियाएं और समन्वय और नियमन का कार्य यही करता है कोशिका। कोशिका ही सभी जैविक क्रियाओं को करने के लिए क्या है? जिम्मेदार है। ठीक है, सभी जैविक क्रियाएं कोशिका पर ही निर्भर करती है। फिर से केंद्रक क्या होता है आप खुद से जोड़ सकते हैं। केंद्रक कोशिका का, किसी भी कोशिका का केंद्रीय भाग होता है। मध्य भाग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पादप में केंद्रक जो होता है साइड में पाया जाता है, इसलिए केंद्रीय भाग बोल सकते हैं। तो केंद्रक क्या होता है? कोशिका का केंद्रीय भाग होता है जो जैविक क्रियाओं, संचालन और नियमन में मदद करता है। ऐसा क्यों? देखिए, कोशिका के पास एक खास संरचना होती है, जैसे डीएनए है ना। डीएनए में क्या होती है? कोडिंग लैंग्वेज में कुछ सूचना होती है। इस सूचना के बल पर हमारा शरीर क्या करता है? इन्फेक्शन से लड़ता है ना। इस सूचना के बल पर हमारे जो नई पीढ़ी है, ये सूचना हमारे नई पीढ़ी में जाता है, जिससे पता चलता है वो हमारी नई पीढ़ी, वो हमारी पीढ़ी है ना। तो इस तरह से ये केंद्रक क्या करता है? जैविक क्रियाओं का संचालन और नियमन करता है। केंद्रक में क्या होता है? यही डीएनए बताया ना। केंद्रक में क्या होता है? डीएनए होता है जो क्रोमेटिन के आनुवांशिक कोड सुरक्षित रखता है। मतलब केंद्रक के अंदर होता है क्रोमेटिन जालिका। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको मिटा देते हैं। देखिए, केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक के अंदर होता है क्रोमेटिन जालिका। इस तरह से जाल बना रहता है। यही जालिका आगे रिप्रोडक्शन के समय में गुणसूत्र में बदल जाती है ना। और एक गुणसूत्र जिसमें दो जोड़ी है इस तरह से, है ना। अब एक जोड़ा को अलग कर दें, जिसको कहते हैं क्रोमोटिड। क्या कहते हैं? क्रोमोटिड। ठीक है, क्रोमोटिड। इस क्रोमोटिड के अंदर अगर इसको और माइक्रोस्कोप में जूम करके देखें तो अंदर में इस तरह से दोहरी संरचना होती है, जिसको बोलते हैं क्रोमोनेमा। और इस क्रोमोनेमा को और जूम करके देखें तो पाया जाता है डीएनए। ठीक है, यही डीएनए जो होता है, यही बोला गया है, डीएनए और क्रोमेटिन के रूप में आनुवांशिक कोड को सुरक्षित करता है। अब इसमें सूचनाएं सुरक्षित रहती है। जैसे हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी उसमें जो हमारा डीएनए जाएगा उससे ही पता चल जाएगा कि वो हमारे ही बच्चे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसमें डीएनए में क्या होती है? कोडिंग सुरक्षित रहती है। जैसे बच्चे का हेयर कलर क्या है, बच्चे का हेयर, नेक्स्ट पीढ़ी का आई कलर क्या है, ये सब सभी इस डीएनए कोड में सुरक्षित रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, कोशिका के विभाजन और विकास का निर्देशन करता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो यही केंद्रक ही सबसे पहले दो भागों में बंटती है। इस तरह से दो भागों में बंटती है और फिर अलग होकर दो नए नए कोशिका का निर्माण करती है। तो कोश केंद्रक का देख रहे काम क्या क्या है। सबसे पहले केंद्रक क्या है? पहला पॉइंट, केंद्रक क्या है? कोशिका का केंद्रीय भाग है। दूसरा, केंद्रक क्या करता है? समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। तीसरा, केंद्रक में डीएनए होती है जो आनुवांशिक सूचनाओं को क्या करती है? सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट, केंद्रक क्या करती है? कोशिका विभाजन में संचालक, मतलब एक तरह का मॉडरेटर, एक तरह का मॉनिटर का क्या करती है कि कैसे कोशिका विभाजित होगा, है ना। वो सभी इसमें मॉनिटरिंग होता है। अगर कोशिका विभाजन में ये केंद्रक अगर गड़बड़ हो जाए तो देखते कभी किसी के बच्चे का हाथ पांव टेढ़ा हो जाता है, किसी का बच्चे का एक आँख ही नहीं रहता है, तो इसके कारण यही है।
तो देख रहे केंद्रक का क्या इंपॉर्टेंट काम है कि यह विकास और कोशिका विभाजन को निर्देशित करता है कि कैसे विभाजन होगा, डायरेक्शन देता है, एक तरह का डायरेक्टर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है केंद्रक भी दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। अभी जो केंद्रक है ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक, ये भी दोहरी झिल्ली रहता है, लेकिन ये दोहरी झिल्ली के अंदर छिद्र पाया जाता है, तभी ना कोई भी पदार्थ अंदर घुसेगा और बाहर निकल पाएगा। ठीक है, तो केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है, लेकिन ये दोहरी झिल्ली छिद्रमय होती है। चलिए, केंद्रक के बारे में हो गया। अब हम लोग कोशिका के अंग के बारे में आ रहे हैं। अब कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है जो निर्जीव होती है, याद रखिएगा। और कोशिका भित्ति क्या करती है, देखिए अब ये है जंतु कोशिका दोहरी झिल्ली का, अब ये है पादप कोशिका जिसमें बाहर में एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये कड़ा आवरण है, बाहरी आवरण है, याद रखिएगा। पादप कोशिका की बाहरी आवरण कोशिका भित्ति और जंतु कोशिका की बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली, ये याद रखिएगा। ये तो कल मैंने बताया था। आगे चलते हैं। अब हम लोग मेन मुद्दा पे आ रहे हैं, कोशिका के अंग। देख रहे हैं यहाँ पर कोशिका में जो इस तरह की संरचना आपको जो दिख रही है, यही माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या केंद्रक में पाया जाता है? नहीं, केंद्रक और ये क्या है, कोशिका झिल्ली। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? कोशिका के अंगक, जो हमारा टॉपिक है आज, कोशिका के प्रमुख अंगक और कार्य, वही अब उस पर हम लोग चल पड़े हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले कोशिका के अंगक में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका के अंगक है, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के कणों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसको पहले हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए, हम लोग के पाचन में जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये आमाशय में आता है और आमाशय के बाद खाना छोटी आंत में जाता है। आप लोग जानते हैं छोटी आंत में बहुत सारा छिद्र होता है और एक संरचना पाई जाती है केस जैसी, जिसको कहते हैं शोषांकुर। यही शोषांकुर में क्या होता है, एक नस जैसी बहुत सारे पतली पतली धागों जैसी पाइप होती है, जिसको नस कहते हैं। अब इसी से हम लोग जो भी खाना खाएं तो खाना में महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है? 3 चीज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट क्या होता है, इस नस के माध्यम से हमारी कोशिका में आती है। कहाँ आती है? हमारी कोशिका में। अब हमारी कोशिका में क्या आ रही है? देखिए, हमारी कोशिका में क्या आ रही है, किसके जरिए? छोटी आंत में खाना का अवशोषण हो जाता है। जो भी हम लोग खाएं तो वो खाना नहीं रहता है, जो भी मतलब पास्ता खाएं या खीर खाएं, कुछ भी खाएं, वो बदल जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में। अब यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट छोटी आंत में अवशोषित होकर हमारे रक्त में आ जाता है। देख रहे हैं, रेड वाला जो है रक्त है। अब यही रक्त क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को हमारे कोशिका में लेकर आती है। अब कोशिका में कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली रोकती है, पहले देखती है, पूछती है कौन है भाई, तो बोलता है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। और जो खाना खाते हैं उसमें वायरस भी आ जाता है, बैक्टीरिया भी आ सकता है, जो हार्ड बैक्टीरिया जो मरते नहीं है वो आ जाते हैं। तो हमारा कोशिका झिल्ली क्या बोलता है कि हम कार्बोहाइड्रेट को जाने देंगे, है ना, प्रोटीन को जाने देंगे और वसा को, फैट को जाने देंगे, और वायरस और बैक्टीरिया को रोक देता है। यही मैंने बताया ना कि कोशिका झिल्ली क्या है, चयनात्मक है। अब जैसे ही, अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अब जैसे ही कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में आया, अब बैठा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट आता है। अब यहाँ पर आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, और ब्लड से ही कोशिका में आ जाता है ऑक्सीजन। कोशिका में क्या आ जाता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी आ गया और ब्लड से हमारा क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्लस कार्बोहाइड्रेट मिलकर हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। ठीक है, तो समझ में आया?
तो इसी को बोलते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा श्वसन होगा, ऑक्सी श्वसन, और जिससे शरीर में ऊर्जा बनेगा और हमारा शरीर ऊर्जावान रहेगा। तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। तो वही बात कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा केंद्र है, सही बात है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति है में भोजन के कणों का ऑक्सीकरण करके, भोजन के कण मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट का क्या किया, ऑक्सीकरण किया, ठीक है, ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यही बात मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन से थोड़ा समझा दिया। यह रासायनिक ऊर्जा को एटीपी में, जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में रहती है। इसके पास अपना आनुवांशिक डीएनए और राइबोसोम भी होता है, ये याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए, अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको समझ में आ गया। अब आते हैं राइबोसोम के बारे में, ठीक है। ये भी कोशिका का क्या है, अंगक है, कोशिका का अंगक। अब राइबोसोम के बारे में समझते हैं। हमारा जो टॉपिक आज का है कोशिका के अंगक। कोशिका के अंगक में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहला पढ़ लिए। अब दूसरा, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, राइबोसोम। अब इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो आप लोग कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और ध्यान से देखिए। राइबोसोम, देखिए ये हमारा कोशिका है, ठीक है, दो जोहरी झिल्ली से है। अब बीच में क्या है, केंद्रक, ये भी दोहरी झिल्ली से है। अब दोहरी झिल्ली नहीं बनाते हैं, ठीक है, केंद्रक। अब बीच में है केंद्रिका। केंद्रिका क्या करती है, राइबोसोम रिलीज करती है। तो मतलब राइबोसोम का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम का निर्माण कौन करता है, केंद्रिका। केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रीय भाग होता है जिसको कहते हैं केंद्रिका। अब ये राइबोसोम बाहर निकलता है, केंद्रक झिल्ली है ना, ये केंद्रक झिल्ली से बाहर निकलता है और यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो राइबोसोम बाहर निकला, ये यहाँ पर बैठ जाता है, चिपक जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से चिपक जा रहा है, जिसके कारण ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये रफ दिखता है, रफ। तो इसलिए इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें राइबोसोम के दाने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण किसने किया, केंद्रिका ने, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है, राइबोसोम अत्यंत सूक्ष्म दानेदार कण है, देख रहे हैं, ये सूक्ष्म दानेदार कण होता है राइबोसोम। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, ये भी बात याद रखेंगे, आरएनए प्लस प्रोटीन, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का मुख्य स्थल भी यही है, राइबोसोम ही है, ठीक है। राइबोसोम, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हमारा जो शरीर है उस भोजन को एमिनो एसिड में बदल देता है, और उसी तरह यहाँ भी देखिए हमारा भोजन अवशोषित होकर प्रोटीन के रूप में नहीं आता है। याद रखिएगा, हम उस समय जनरली मैंने बता दिया था, प्रोटीन का ही एक छोटा रूप है जिसको एमिनो एसिड कहते हैं। अब एमिनो एसिड हमारे, देखिए 10 एमिनो एसिड आता है ब्लड से, और ये एमिनो एसिड कहाँ से आ रहा है, छोटी आंत से भोजन अवशोषित करके, है ना। एमिनो एसिड 10 एमिनो एसिड आया, और 10 एमिनो एसिड का हम लोग खुद निर्माण कर लेते हैं, और 10 और 10 का कॉम्बिनेशन मिलकर बन जाता है प्रोटीन। मतलब 10 एमिनो एसिड बाहर से आया और 10 एमिनो एसिड हम लोग खुद बना लिए, तो 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाता है, प्रोटीन। और प्रोटीन का संश्लेषण यही राइबोसोम में ही होता है, ठीक है। देखिए वही बात बताएं, कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाने वाले खुरदरी अंतःद्रवीय जालिका की बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, वही बात मैंने बताया, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब अंतःद्रवीय प्रद्रवीय जालिका थोड़ा सा यहाँ समझ लिए। अब तीसरा वही है, तीसरा हमारा कोशिका का अंगक वही है। तीसरा क्या है, अंतःद्रवीय जालिका, इसको क्या कहते हैं, कोशिका का अंगक। ये भी एक प्रकार का कोशिका का अंगक है। पहला हमने क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या पढ़ा, राइबोसोम,
और तीसरा क्या पढ़ रहे हैं, अंतःद्रव्यीय जालिका। तो देखिए अब धीरे धीरे आप लोग को समझ में आने लगेगा। आप लोग है ना हमेशा जुड़े रहें ताकि आपको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलते रहे। आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको हर चीज़ याद रहेगा। तो अभी हमने बताया कोशिका है ये, ठीक है, दोहरी झिल्ली का, और यहाँ पर होता है केंद्रक और अंदर में केंद्रिका। अब इसी के बाहर में इस तरह से एक संरचना पाई जाती है दोनों तरफ। अब देखिए इसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन यहाँ दानेदार संरचना पाई जाती है, मतलब राइबोसोम। दानेदार संरचना मतलब जहाँ राइबोसोम उपस्थित हो, राइबोसोम उपस्थित। तो इसको क्या कहेंगे, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें देख रहे हैं कि कोई भी दानेदार संरचना नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको मिला के कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ राइबोसोम नहीं पाया जाता है वहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह केंद्रक के चारों ओर होती है। केंद्रक देख रहे हैं, केंद्रक को चारों ओर से घेरे रखती है। अब देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, जब राइबोसोम है तो मैंने अभी जस्ट बताया यह प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण। और जो स्मूथ है, स्मूथ चिकना है, तो चिकना जो है वो क्या करेगा, लिपिड का संश्लेषण करेगा, या लिपिड का स्त्राव करेगा। एक चिपचिपा तरल होता है उसी का ये स्त्राव करेगा। अब इसको देख लेते हैं। देखिए खुरदरी मतलब ये मैंने बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सतह पर राइबोसोम मौजूद होते हैं, इसे खुरदरा बनाते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण, बता ही दिया मैंने। चिकनी, इस पर राइबोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि राइबोसोम नहीं पाया जाता इसलिए इसको स्मूथ कहा जाता है। यह लिपिड और स्टेरॉइड के निर्माण और हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्सिफाइड करता है। ये वाला बात अभी जस्ट मैंने बताया है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गोल्जी उपकरण, ये हमारा चौथा है। चौथा ये क्या है, कोशिका अंग। अब चौथा अंग पढ़ रहे हैं, पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े हैं, दूसरा राइबोसोम पढ़े हैं, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े हैं। अब चौथा क्या पढ़ेंगे, गोल्जी उपकरण। देखिए अब गोल्जी उपकरण के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर से चित्र बना लेते हैं कोशिका का। कोशिका कैसी संरचना है, दोहरी संरचना। देखिए ये केंद्रक है, केंद्रिका है, इसी के चारों ओर क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक स्मूथ है और एक रफ है, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जाता है। इसी गोल्जी उपकरण में चपटी थैली जैसा, है ना, चपटी थैली जैसा संरचना पाया जाता है, इस तरह से, ठीक है। इसी चपटी थैली संरचना को क्या कहते हैं, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण। अब देखिए इसका कार्य क्या है, ध्यान समझिएगा। हमने जो भी प्रोटीन का संश्लेषण किया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है वह चला जाता है गोल्जी उपकरण में। और यहाँ पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अभी जस्ट मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ से लिपिड का संश्लेषण, तो लिपिड भी कहाँ जाता है, गोल्जी उपकरण में, है ना। और ये इसको कैप्चर कर लेता है गोल्जी उपकरण और अन्य कोशिकाओं को भेज देता है, ठीक है। इसको थोड़ा पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। गोल्जी उपकरण का एक और काम है, सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदल देता है। सरल शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट जिसको मोनोसेक्राइड होता है, जो भी अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो भी भोजन किए हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में आता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कैसा कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, मोनोसेकेराइड,
इस मोनोसेक्राइड को यह पॉलीसेक्राइड में बदल देता है। तो पॉलीसेक्राइड कैसा शकरा है? जटिल शकरा है। तो ये भी याद रखिएगा बात कि गोल्जी उपकरण का कार्य क्या है? सरल शकरा को जटिल शकरा में बदल देता है। ठीक है। और यह लाइसोसोम के भी निर्माण में कार्य करता है। लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। तो ये कुछ बातें गोल्जी उपकरण के बारे में याद रखिए। ठीक है, पढ़ते हैं फिर से। गोल्जी उपकरण चपटी थैलियों का एक तंत्र है ना, चपटी थैलियों का तंत्र है जो अंतः द्रव्य जालिका द्वारा संश्लेषित क्या? प्रोटीन और लिपिड को क्या करती है? पैकेजिंग। इसलिए गोल्जी उपकरण को पैकेजिंग हाउस भी बोलते हैं। ठीक है। ये गोल्जी उपकरण एक प्रकार का ट्रैफिक पुलिस भी है, जो प्रोटीन, जैसे प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया, रफ एंडोप्लाज्मिक, उसको लेकर अब बाहर आने जाने देता है, उसको मतलब ट्रैफिक को क्लियर करता है। उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगातार लिपिड बनते रहता है, तरल वसा, उसको भी जल्दी जल्दी गोल्जी उपकरण क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस की तरह आने जाने देता है। जल्दी भाई बाहर निकलो, सब कोशिका से बाहर निकाल कर ब्लड में भेज देता है, ताकि ब्लड में हमारा ऊर्जा बना रहे। ठीक है। तो और हमारा जो मसल्स है वो तैयार हो, तो यही कार्य है। तो पैकेजिंग और परिवहन याद रखना, पुलिसिंग का भी सिस्टम करता है। यह सरल शकरा को जटिल शकरा, सरल शकरा कौन है? मोनोसेक्राइड किसमें बदलता है? पॉलीसेक्राइड में। यह लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता है। तो लाइसोसोम अभी आगे बताएंगे कि लाइसोसोम क्या कार्य करता है। तो लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम ये बनाकर इस तरह से एक हरा जैसा संरचना छोड़ देता है, उसी को लाइसोसोम कहते हैं। एक हरा जैसा यहाँ पर इस तरह से लंबी लंबी संरचना छोड़ देती है, यही लाइसोसोम। और लाइसोसोम का बनाया कौन है? गोल्जी उपकरण। अब आगे लाइसोसोम के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलिए, 5वां है अब हमारा लाइसोसोम। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहीं पर क्या पाया जाता है? थैली जैसा गोल्जी उपकरण। और यही गोल्जी उपकरण क्या करती है? लाइसोसोम का निर्माण करती है। लाइसोसोम को आत्मघात की थैली कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? जैसे कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में आया है, वायरस बैक्टीरिया हमारी कोशिका में आया है, किसके थ्रू आएगा? भोजन के थ्रू। और भोजन कहाँ से आता है? भोजन आता है वो छोटी आंत से, ब्लड में एब्जॉर्ब होके आता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया, उस समय पीछे बताया था ना आपको कि वायरस बैक्टीरिया को रोक देता है, लेकिन कभी कभी चकमा देकर कोशिका झिल्ली से पार हो जाता है वायरस बैक्टीरिया। अब जैसे ही वायरस या बैक्टीरिया कोशिका झिल्ली को पार कर देती है, तो उसका सामना हो जाता है लाइसोसोम से। लाइसोसोम इस कोशिका को, इस वायरस और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। लेकिन वायरस और बैक्टीरिया बहुत पावरफुल हुआ तो यह लाइसोसोम को निष्क्रिय कर देता है और कोशिका को गलाने लगता है और कोशिका को खाने लगता है, जिसके कारण कोशिका अगर डैमेज हो जाए तो कैंसर या विभिन्न सारी बीमारियां हो जाएगी। तो लाइसोसोम यहाँ एक्टिवेट हो जाता है और खुद फटकर पूरे कोशिका में फैल जाता है और सभी को एक साथ खत्म कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघात की थैली कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने किया? गोल्जी उपकरण ने। चलिए, इसके बारे में अब देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लाइसोसोम एकल झिल्ली से बना है। देखिए, एक ही झिल्ली बनाया हम इसमें पाचक एंजाइम पाया जाता है। पाचक एंजाइम पाया जाता है तभी ना वायरस और बैक्टीरिया को मारेगा। और जब वायरस बैक्टीरिया बहुत पावरफुल हुआ, मारने में सक्षम नहीं हुआ लाइसोसोम, तो खुद फटकर अपना जान देकर पूरा कोशिका को ख़त्म कर देता है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, क्षतिग्रस्त या मृत कैसे होगा? वायरस बैक्टीरिया खाने लगेगा तो क्षतिग्रस्त या मृत हो जाएगा। तो लाइसोसोम फट जाता है, वही बात बताया, फट जाएगी और अपनी कोशिका, पूरी कोशिका को ख़त्म कर देगी, पाचन कर देगी। और फिर वो मान लो ये कोशिका ये पूरी ख़त्म हो गया और इसके चारों तरफ कोशिका है, तो इस खाली जगह को कौन भरेगा? तो फिर केंद्रक एक्टिवेट होगा। केंद्रक क्या करेगा? कोशिका विभाजन को डायरेक्शन देगा, भाई यहाँ पर जगह खाली हो गया है, तुम बट कर कोशिका को यहाँ भर दो, तो भर देगा। तो अभी इससे पहले मैंने बताया था ना, केंद्रक क्या है? एक डायरेक्टर है जो कोशिका विभाजन को निर्देशित करता है, गाइडलाइन देता है। देखिए, बाहरी रोगाणु, अभी फिर लाइसोसोम में आते हैं। बाहरी रोगाणु बैक्टीरिया, वायरल और टूटे फूटे अंगों को नष्ट करने में कोशिका माने कचरा को साफ करता है। देखिए, वही बात मैंने बताया और यहाँ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं।
नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोशिका पंजर, यह साइटोस्केलेटन है ना। देखिए कोशिका पंजर प्रोटीन तंतुओं का एक जटिल जाल होता है जो संपूर्ण कोशिका द्रव में फैला रहता है ना। देखिए इसके बीच में यहाँ कोशिका द्रव है और एक इस कोशिका द्रव में ही एक जटिल तंतुनमा, इस तरह से एक जटिल तंतुनमा संरचना फैली रहती है। इसी को क्या कहते हैं, कोशिका पंजर। ठीक है, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोशिका द्रव। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, अच्छा चित्र बना हुआ है, इस पर देख लेते हैं। देख रहे हैं, ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है और ये अंदर में केंद्रक झिल्ली यहाँ है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो द्रव जैसी गाढ़ी संरचना है, गाढ़ी द्रव जैसी संरचना है, ऐसी संरचना है, इसी को कहते हैं कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। देखिए यह है ना केंद्रक और कोशिका झिल्ली, देख रहे हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित एक पारभासी चिपचिपा द्रव, गाढ़ा तो चिपचिपा होगा, कोशिका द्रव कहलाता है। यह कोशिका की अधिकांश महत्वपूर्ण उपापचय क्रिया जैसे ग्लाइकोलाइसिस इसी माध्यम में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब जो भी हमारा भोजन है, अभी मैंने पढ़ाया था ना कुछ देर पहले, फिर से समझते हैं। हम लोग जो भी भोजन किया उसमें कार्बोहाइड्रेट आता है। तो कार्बोहाइड्रेट नाम है, उसका कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले कहाँ जाएगी, कोशिका द्रव में। कहाँ जाएगी, कोशिका द्रव में, जो चिपचिपा पदार्थ है। और कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फिर ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा ने लैक्टिक एसिड, कम मात्रा में ऊर्जा बनता है लेकिन सबसे ज़्यादा बनता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ भी कोशिका का श्वसन हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसके अनाक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन नहीं हो तो भाई इसको अनाक्सी बोलेंगे, अनॉक्सी श्वसन। और फिर ऑक्सीजन जब बच जाता है, अनाक्सीजन लैक्टिक अम्ल बन जाता है, फिर ऑक्सीजन कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिलता है, ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिलता है, ऑक्सीजन, पहले बताया था ना। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट, तो फिर क्या बन जाता है, ऊर्जा। तो हमारे शरीर में ऊर्जा दो जगह बनता है, एक कोशिका द्रव में बनता है, तो कोशिका द्रव को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस या अनाक्सी श्वसन, और एक बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में जिसको कहते हैं ऑक्सीजन जरूरत है तो मैंने ऑक्सी श्वसन या क्रेब्स चक्र साइकिल। ठीक है, तो थोड़ा उसको ध्यान देंगे हम लोग। देखिए अब नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली है ना। कोशिका झिल्ली ही इस तरह से एक पूंछ जैसी संरचना का निर्माण करती है जिसको कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं, सीलिया। ठीक है, छोटे तंतु होते, आकार में काफ़ी छोटे परंतु संख्या में अत्यधिक होते हैं। इस तरह से अत्यधिक संख्या में हो सकते हैं। ठीक है, चप्पू की भांति कार्य करते हैं, अर्थात बाहरी तरल को हिलाते हैं श्वास नली की कोशिकाएं, है ना। ये थोड़ा सा चप्पू की भांति होता है। अब ये जो कोशिका जो है, सीलिया वाला कोशिका, ये हमारे श्वास नली में पाया जाता है ताकि श्वास नली हमेशा गीला रहे। ठीक है, श्वास नली हमारा गीला रहे। फ्लैजिला अभी पढ़ने की दरकार नहीं है, हम लोग इसको पढ़ेंगे आपका प्राणी जगत में, प्राणी जगत में। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक ओवरव्यू है, संक्षेप में तालिका है, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य कार्य बताया था, एटीपी का निर्माण। उपनाम क्या है, पावर हाउस। विशेषता क्या है, दोहरी झिल्ली,
डीएनए खुद का होता है और राइबोसोम भी होता है ना, अभी जस्ट पढ़ाए थे, राइबोसोम भी होता है। चलिए, केंद्रक जैविक क्रिया का संचालन नियंत्रण बताएं अभी। नियंत्रण कक्ष कंट्रोल करता है, गुणसूत्र और क्रोमेटिन जालिका पाया जाता है, कोशिका विभाजन में गाइडलाइन का काम करता है, निर्देशन देता है। राइबोसोम बताया था एमिनो एसिड को प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको कहते हैं। या बिना झिल्ली वाला छोटा अंगक है। राइबोसोम में कोई भी झिल्ली नहीं होता, एक छोटा सा दानेदार संरचना, उसमें झिल्ली क्या पाया जाएगा। लाइसोसोम, अभी लाइसोसोम बताया हानिकारक और मृत पदार्थों को पाचन करती है, आत्मघात की थैली है और अम्लीय हाइड्रोएटिक एंजाइम पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, है ना, और रिवीजन करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।